हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर हम करेंगे लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या था, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब ये वाला जो वीडियो लेक्चर है इसमें पहले ही मैंने लिखा हुआ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा फ्रॉम लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन कंसेप्ट बिल्डिंग। मैं नहीं जानता कि आप सभी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है या नहीं किया है, बट आई विल टेक सम एग्जांपल प्रॉब्लम कवरिंग ऑल टाइप ऑफ लॉसेस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो दिस क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। जो भी स्टूडेंट ईएससी, गेट, एसएससी, जेईई जैसे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपने कॉपी पे आप लिखिए। ए प्री टेंशन प्री स्ट्रेस बीम, कौन सा मेंबर है? प्री टेंशन मेंबर है। बीम ऑफ सेक्शन साइज 225 into 300 mm is pre-stressed by 12 5 mm का स्ट्रैंड। ठीक है, 12 केवल है, 5 mm डाया का। इनिशियल प्री स्ट्रेस इज 1100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब पी नॉट का वैल्यू, इनिशियल प्री स्ट्रेस पी नॉट, और इसको आप पी आई भी कभी कभी लिखते हो, है ना, कॉमा वायर लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम सॉफिट। ये डेटा भी आपको गिवन है कि वायर कहां पर है। ठीक है, तो वायर लोकेटेड है 100 mm फ्रॉम सॉफिट। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज 5%। स्ट्रेस लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील आपको बता दिया गया है पहले ही, इट इज 5%। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रीप कोफिशिएंट इज थीटा, जिसका वैल्यू है 1.6। कैलकुलेट टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना होगा इस चीज को कैलकुलेट करिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया गया है इट इज M40, ये चीज भी दे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और टोटल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जितना भी डेटा हमको चाहिए वो सारा डेटा दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल लॉस हमको किस केस में निकालना है? प्री टेंशन मेंबर के केस में। तो इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर जो लॉसेस होते हैं आपके, कौन कौन से लॉसेस होते हैं? लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट होगा, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट होगा, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होगा, एंड लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होगा। 4 तरह के लॉसेस आपको प्री टेंशन मेंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं 4 टाइप ऑफ लॉसेस को हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंबर को बना लीजिए, ये मेंबर है। अच्छा, एक चीज गौर से देखो, अब ये बीम है कौन सा? सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, और इसका स्पैन लेंथ कितना है ये चीज को भी नहीं बताया गया है। तो मैं कोई एक स्पैन लेंथ एज्यूम कर लेता हूँ, इसका वैल्यू मेरे को पता नहीं है, जस्ट उसको आपको बताने के लिए L लिख दिया। ठीक है, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन 225 into 300। ठीक है, ये आपका CG वाला पॉइंट हो गया, एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दी CG, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दी CG। जो आपका टेंडन है, बस ये टेंडन को दिखाने के लिए मैंने एक स्पैन कंसिडर किया है। 100 mm फ्रॉम सॉफिट है, सॉफिट मतलब ये होता है बेस, सॉफिट। ठीक है, तो सॉफिट से 100 mm ऊपर है टेंडन, सॉफिट से 100 mm ऊपर है अगर आपका टेंडन, तो CG से कितना नीचे होगा? तो देखो CG ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो CG तक ये 150, ये भी 150 mm। क्लियर है, तो CG से कितना नीचे हो गया? एक्सेंट्रिसिटी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इज 50 mm की नहीं, समझ गए? व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? इट इज 50 mm। तो जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखेगा? दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर केबल, एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 50 mm की नहीं, 225 mm।
एंड दिस इज योर 300 mm। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ लॉस लिखते हैं, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। लॉस इन प्री स्ट्रेस, लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ये लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? m इंटू एफ सी। m इंटू एफ सी। m क्या है आपका? इट इज योर मॉड्यूलर रेशियो। m इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो जिसका वैल्यू है ES अपॉन EC। ES अपॉन EC, ठीक है। FC क्या है? स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, मतलब यहाँ पे टेंडन है तो इस लेवल पे कंक्रीट में क्या स्ट्रेस है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट करेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कौन सा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा? एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो P अप्लाइड है, इसके कारण एक टोटल कंप्रेसिव फोर्स प्लस P/A ऑन द क्रॉस सेक्शन की नहीं, ठीक है, प्लस योर बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट। लाइव लोडिंग दिया नहीं है, डेड लोडिंग है नहीं, लाइव लोड को इधर कंसीडर भी नहीं करेंगे क्योंकि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग हम निकाल रहे हैं। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग आपका कब होगा? ये होगा जब आप प्री स्ट्रेस को जैसे ही ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे हम प्री स्ट्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय तो लोडिंग वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किए, समझ में आ रहा है? तो लाइव लोड का वैसे ही कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डेड लोड ऑफ मेंबर को कंसिडर करेंगे क्या? देखो, डेड लोड ऑफ मेंबर को भी कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ मेंबर। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेड लोड ऑफ द मेंबर को भी कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। व्हाई? क्यों क्यों क्यों? देखो, डेड लोड अगर कंसिडर करेंगे तो डेड लोड का इफेक्ट क्या है, चलो मैं बताता हूं, अभी 1 मिनट में समझ में आएगा। देखिए, तो प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट के कारण जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? CG के ऊपर टेंशन और CG के नीचे कंप्रेशन, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में रहेगी और ये नेगेटिव में रहेगी। क्लियर है? सो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल यहाँ पे एक ट्रेपेजोइडल फॉर्म का बनेगा, कुछ ऐसा यू। ओके, सो आपको इस केस में अब क्या निकालना है? एट द टेंडन लेवल आपका यहाँ पे स्ट्रेस क्या है? दिस वैल्यू, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज FC। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। ये आपका हो गया वाई टॉप एंड वाई बॉटम। दिस इज योर वाई टॉप एंड दिस इज योर वाई बॉटम। लेकिन हमको वाई बॉटम वाई टॉप से मतलब नहीं है, CG से एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि हमको एट दिस लेवल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है। तो E इज योर 50 mm। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने देख लिया, तो हम निकालेंगे अभी। लेकिन देखो, अभी जो क्वेश्चन का मैंने आपसे पूछा था कि डेड लोड को क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, तो देखो यार, डेड लोड को अगर कंसिडर करते हैं तो डेड लोड को कंसिडर करने के कारण आपका क्रॉस सेक्शन के ऊपर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता। अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता तो क्या होता? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण आपका जो ये जो FC का वैल्यू है, स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो अभी मिलेगा जब आप केवल प्री स्ट्रेसिंग का इफेक्ट को कंसिडर कर रहे हो, है ना, और प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट का, है ना, जो अभी मिलेगा उससे कम मिलता, मतलब FC का वैल्यू आपका कम हो जाएगा, क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा? टॉप फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, है ना। तो यहाँ पे बॉटम में कंप्रेशन है जो कि आपने जोड़ा है प्लस प्लस करके। फिर डेड लोड के कारण अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा? आपका जो FC का वैल्यू है ये रेड्यूस हो जाएगा। अगर ये FC का वैल्यू रेड्यूस हो गया तो देखो यार, आपका जो लॉस आप कैलकुलेट करते हो, लॉस इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हो? M इंटू FC। अगर ये FC का वैल्यू कम हो गया तो लॉस का वैल्यू जो निकलेगा ये भी कम निकलेगा। अगर लॉस का वैल्यू कम निकलेगा तो क्या ये मेरा कंजर्वेटिव है? क्या मेरा ये डिजाइन सेफ है? नहीं है, नो। सो फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, हम लॉस ड्यू टू, मतलब ये सॉरी लॉस ड्यू टू बोल रहा हूँ, ये मतलब लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करते वक्त डेड लोड का इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। इस नोट को हम आगे चल के लिखवा देंगे। और तो और ऐसा भी होता है कि ये डेड लोड का जो इफेक्ट होता है इन रिड्यूसिंग दिस स्ट्रेस वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होता है, तो इसको कंसिडर करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर। लेकिन क्रीप लॉस,
लॉस ड्यू टू क्रीप, वो कैलकुलेट करने के लिए हमको डेड लोड का इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रीप इज अ टाइप ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज अकरिंग ड्यू टू डेड लोड ओनली, परमानेंट टाइप ऑफ लोड ओनली। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो स्पैन लेंथ वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो हम डेड लोड निकाल नहीं पाएंगे। तो क्रीप को कैलकुलेट करते वक्त भी हम यहाँ पर इसी स्ट्रेस FC जो यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे, इसी स्ट्रेस को यूज करके क्रीप के कारण भी जो लॉस होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट एक्चुअली में होता क्या कि क्रीप के कारण जो लॉस है उसको कैलकुलेट करते वक्त डेड लोड का इफेक्ट को भी हमको कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए स्पैन लेंथ वगैरह नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसमें स्पैन लेंथ दिया रहता देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेड लोड, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह भी सब कुछ दिया है ना, PCC का यूनिट वेट आपको पता है ना, क्रॉस सेक्शन है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट डेड लोड, और उस डेड लोड को कैलकुलेट करके हम फिर FC का वैल्यू निकालते और क्रीप के केस में वो वाला FC का वैल्यू यूज करते। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सब कुछ बात ध्यान से क्लियर है, ठीक है, ओके। तो चलो यार, अब ये स्ट्रेस का वैल्यू मेरा निकालने का सबसे पहला टास्क है, तो ये FC को कैलकुलेट करूंगा तो मेरा लॉस निकल जाएगा। तो P/A क्रॉस सेक्शन एरिया तो 225 × 330 mm, ये आपको पता है। तो P का वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन में देखो जो केबल है इसमें आपको स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, प्री स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू गिवन है 1100 Nm/mm², और टोटल नंबर ऑफ वायर गिवन है, वायर कितना है मेरा 12 वायर है 5 mm डायमीटर का, तो मेरा टोटल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा मैं निकाल लूंगा, क्लियर है। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P मतलब FC कैलकुलेशन लिख देता हूं यहाँ पे, FC कैलकुलेशन, आप लोगों के लिए सब कुछ साफ साफ लिखना होगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, है ना। तो FC कैलकुलेशन में सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, P विच इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन बना देना सिंपल नहीं है, हम ये क्वेश्चन सेशन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सेशन में आपका सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, है ना। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इक्वल टू, लेट्स सपोज प्री स्ट्रेस का जो स्ट्रेस का वैल्यू इसको सिग्मा P कहता हूँ, सिग्मा P गुना क्रॉस सेक्शन एरिया CS एरिया ऑफ केबल, है ना। सो इसका वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, तो P इक्वल टू 1100 Nm/mm² इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 12 केबल है 5 mm डाया का, तो 12 गुना π/4 गुना 5 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये P का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ ना कि डायरेक्टली किलोमीटर में निकाल लेता हूँ, ये तो न्यूटन में निकलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, तो इतना 1 किलो न्यूटन निकल जाएगा। तो ये कितना निकल गया आपका 259.18 किलो न्यूटन निकलेगा। देखो निकला क्या, मेरे से डिफरेंट वैल्यू हो सकता है आपका, लेकिन मैंने इतना ही कैलकुलेट किया हुआ है, ओके। अब ये FC का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, तो P/A टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस प्लस P इंटू E प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट, क्या प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय I, समझ गया, इंटू E से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन सा फ्लेक्सर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम, थ्योरी देखिए थ्योरी क्लासेस, ओके, वहां पे ये सारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ओके। एनालिसिस वाला पार्ट बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं ना हम लोग प्री स्ट्रेस के अंदर अब तक, ओके। तो ये लॉसेस का अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 259.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 225 इंटू 300 प्लस 259.18 इंटू 10⁻³ इंटू 50 mm ना, तो 50 E इंटू E है, E का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए I क्या होगा BD³/12, 225 इंटू 300 का क्यूब बाई 12, क्लियर है।
तो ये स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसी पेज में। तो ये एफ सी का वैल्यू आपको मिलेगा 5.12 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर समथिंग। हमने इतना ही कैलकुलेट किया है। सो दिस विल बी योर एफ सी वैल्यू। ये क्या निकलेगा, एफ सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब लॉस आपको निकालना है। ओके, ये लिख लीजिए, कैलकुलेशन को इरेज कर रहा हूं। तो हमको लॉस निकालना है, तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो मेरा क्या है, m इंटू एफ सी। तो m को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ई सी का वैल्यू। तो अच्छा, ई एस इंटू ई सी, एम इक्वल टू क्या होगा, ई एस इंटू ई सी। तो ई एस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो इसी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो बच्चा लोग क्वेश्चन छोड़ देने का क्या नहीं है। हमको मॉडुलर रेशियो निकालना आता है। 5000 रूट अंडर एफ सी के का वैल्यू दिया है 40, निकाल लेगा। ठीक है, ये हो गया। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सो लॉस इक्वल टू 2 इंटू 10⁵, डायरेक्ट लिखता हूं, 5000 इंटू रूट अंडर 40 इंटू जो स्ट्रेस का वैल्यू आया था 5.12, इट विल बी समथिंग 32.38 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर कट, समझ में आ गया। सो दिस इज योर लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। अब इसमें जो पहला अभी एक नोट हमने डिस्कस किया था कि इस लॉस को कैलकुलेट करने में हमने क्या कंसिडर नहीं किया, हमने डेड लोड ऑफ द मेंबर कंसिडर नहीं किया। क्लियर है, क्योंकि डेड लोड क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन को रिड्यूस कर देगा, जिस कारण से हमको एक कंजर्वेटिव डिजाइन नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए डेड लोड का इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है। और वैसे भी डेड लोड के कारण जो मतलब वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए उसको कंसिडर करो ना करो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ओके, तो इस बात को लिख लीजिए एक नोट बना के, नोट कि डेड लोड इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, उसमें बोला है कि ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डेड लोड इन केस ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग वगैरह, अगर मेंशन है तो करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल ही आपको ऐसे करने के लिए बोल रहा है। तो जैसा सवाल बोलेगा हम लोग भी वैसा ही काम करेंगे। लेकिन अगर सवाल कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये सब चीज चलती रहेगी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो डेड लोड is not considered here, is not considered here मतलब ये इलास्टिक शॉर्टनिंग के लॉस को कैलकुलेट करने में। ओके, as it will reduce the stress value in concrete, the stress value in concrete at the level of tendon, at the level of tendon समझ में आ रहा है, which will not give, which will reduce, ऐसे लिखो, which will reduce loss value hence not conservative, ठीक है। So for conservative design dead load is neglected in this case, क्लियर है। उसके ऊपर से और एक पॉइंट अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख दो बना के, मोरेवर और तो और, मोरेवर का मतलब और तो और, मोरेवर effect of dead load on loss due to elastic shortening is not very significant. Moreover, effect of dead load
on loss due to elastic shortening of concrete is not very significant. क्लियर है, लिख लिया, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अब अनदर टाइप ऑफ लॉस को कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो देखिए फॉर्मूला याद करिए, दिस लॉस, इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला था क्रीप कोफिशिएंट थीटा इंटू एम इंटू एफ, थीटा एम एफ सी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्रीप, तो सुनो बात, क्रीप के कारण लॉस कैलकुलेट करना है तो हमको डेड लोड जो है ना, इसको कंसिडर करना होगा, डेड लोड को। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में स्पैन वगैरह गिवन नहीं है, तो डेड लोड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो इसलिए डेड लोड को इग्नोर करेंगे। लेकिन लॉस ड्यू टू क्रीप को कैलकुलेट करते वक्त डेड लोड को कंसिडर करना है, क्योंकि डेड लोड एक तरह का परमानेंट लोड है, लेकिन लाइव लोड नहीं, ठीक है। डेड लोड कंसिडर होगा, यस, लाइव लोड होगा, मतलब स्ट्रेस वेरिएशन निकालोगे ना, स्ट्रेस एट इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन निकालोगे, तो वो निकालते वक्त डेड लोड तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन लाइव लोडिंग करना पड़ेगा क्या? नो, क्यों? ये परमानेंट लोड नहीं है, डेड लोड इज परमानेंट लोड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्विंग करते वक्त गेट वगैरह में इन सब चीजों में उलझा देगा, तो इन सब चीजों को क्लियर कट रखिएगा। और ये लाइव लोड, डेड लोड, ये सब का बात कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे फंस रही है? एफसी के वैल्यू पर, है ना। एफसी क्या है? स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, इसको कैलकुलेट करते वक्त। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमको जो एफसी है, वो जो पुराना एफसी था वही एफसी को कैलकुलेट कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये देखो एम एफ सी का वैल्यू हमने पहले भी निकाल रखा है, तो एम एफ सी में जस्ट हमको थीटा मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा का वैल्यू क्रीप कोफिशिएंट 1.6 क्वेश्चन में गिवन है, तो 1.6 इंटू एम एफ सी, मतलब एम एफ सी क्या था? लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। इससे पहले कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 32.38, तो ये कितना आ जाएगा? 51.81 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ ना बारम्बार, मेरे से डिफरेंस आपका हो सकता है, मेरा वैल्यू आपका वैल्यू में डिफरेंस कर सकता है, पॉइंट में, डेसिमल में, ओके। ये चीज को हमने बचपन में किया था, बहुत पहले कैलकुलेशन वगैरह किया था इन सब क्वेश्चन का, बहुत छोटा था मैं, 2012 तब किया था ये सब क्वेश्चन सॉल्व। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, प्री टेंशन में और कौन सा लॉस होगा? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है। तो ये क्या होगा? श्रिंकेज स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। श्रिंकेज स्ट्रेन इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस हम कैसे लेते हैं? प्री टेंशनिंग, ओके। 3 × 10⁻⁴ इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेंडन, ES निकल जाएगा। तो क्या होगा इसका वैल्यू? ES का वैल्यू आपको पता है, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अलग पेज क्यों कंसिडर करेंगे? 3 × 10⁻⁴ इंटू 2 × 10⁵, तो 3 2 जा 6 और 6 यहाँ पे बच गया 10, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्ट राउंड फिगर, इसमें आपका मेरा दोनों का सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो लॉस होगा, फोर्थ, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन, ऐसे लिखिए, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन। सब समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम क्यों इतना समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 5% आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, तो 5% मतलब 5/100 इंटू ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस 1100, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये खत्म, 55, 5 × 11 कितना होता है? 55, तो 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो व्हाट इज योर टोटल लॉस? टोटल लॉस इक्वल टू 32.38 प्लस कितना आया था? 51.86 प्लस 60 प्लस 55,
इक्वल टू 199.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 18 आ गया मेरा, आपका 0.2 आएगा, 0.21 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यार आपका इनिशियल प्री स्ट्रेस जो था पी नॉट, ये था 1100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब लॉसेस को जब आपने कैलकुलेट किया तो टोटल प्री स्ट्रेस में लॉस हो गया लगभग 200, 199.18 मतलब लगभग 200 हो गया। तो जो एक्चुअल प्री स्ट्रेस अब केबल में बचा वो कितना बचा, 900 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको हाई स्ट्रेंथ टेंडन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? क्योंकि वो लॉसेस वगैरह होने के बाद फिर जो स्ट्रेस की वैल्यू हमको चाहिए, प्री स्ट्रेस की वैल्यू, उसको वो बरकरार रख पाए वो टेंडन। ओके नाउ अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन लॉस, ये एक्चुअली हाई टेंसाइल वायर सब नहीं होता है। ओके ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, कहाँ था पता नहीं। हाँ लेकिन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया ये लॉस कितना हो गया, इसलिए हाई टेंसाइल वायर हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमको टोटल परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 199.18 डिवाइडेड बाई 1100 गुना 100। ये देखिए समथिंग आ गया आपका 18.10%, 18.1% हमारा ये आया। आपका 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, डेसिमल पे हो जाती है यार, क्या करें। लेकिन हाँ ये गलत हो जाएगा क्या गेट में? नहीं, गेट में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रेंज रहता है। ओके, उसमें गलत नहीं होगा, उधर रेंज दिया हुआ रहता है। तो लेकिन बस आप मेथड सही सही अप्लाई करो, आंसर आपका सही निकलेगा। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं डेसिमल में प्लस माइनस ऊपर नीचे कर देगा बच्चा सब, इसलिए वो एक रेंज दे के रखते हैं। क्लियर है? बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। सो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एसएससी जेईई में, ईएससी में, कन्वेंशनल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से गेट के भी बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ओके, ये तो प्री टेंशन के ऊपर अभी काम किया। चलिए अब पोस्ट टेंशन के ऊपर एक कन्वेंशनल काम करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडन प्रोफाइल के लिए काम करते हैं। ओके, बहुत तरह का वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए फ्रॉम दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, ए पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम इज टेंशनड बाय प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 1600 किलो न्यूटन। ये पोस्ट टेंशनड मेंबर है, ध्यान से सुनिएगा। आगे का डेटा दिया हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो बीम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है इट इज रेक्टेंगुलर। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर। दिस इज योर 400 mm एंड डेप्थ इज योर 750 mm। क्लियर है? इनिशियल प्री स्ट्रेस का जो वैल्यू है, इनिशियल प्री स्ट्रेस का जो वैल्यू है, इसको हम पी नॉट कह सकते हैं या फिर पी इनिशियल। इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इट इज योर 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे 1600 है, 1600 किलो न्यूटन, और इनिशियल प्री स्ट्रेस ये चीज अलग है, इसका मैग्नीट्यूड है 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपने लिखा। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, ये जो बीम है ये एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें जो टेंडन यूज किया गया है, टेंडन प्रोफाइल, इट इज पैराबोलिक। टेंडन प्रोफाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, नाउ टेंडन प्रोफाइल जो पैराबोलिक है, अब देखिए इसका जो इफेक्टिव स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बता रहा हूं, इसका जो इफेक्टिव स्पैन है इट इज एल इफेक्टिव, इट इज 8.5 मीटर। दिस इज योर इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, और ये जो टेंडन प्रोफाइल का अगर बात करूं तो एट एंड, ये एंड है, ये एंड ऑफ मेंबर, तो एट एंड जो एक्सेंट्रिसिटी है ई, इसका वैल्यू है 0,
एंड मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी आपको सेंटर पे देखने को मिल रहा है E इक्वल टू 200 mm। 200 mm जैकिंग, ठीक है, बोथ एंड पे जैकिंग किया गया है, इसमें बोथ एंड जैकिंग है, बोथ एंड जैकिंग। बोथ एंड जैकिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि दोनों एंड से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। ओके, बोथ एंड जैकिंग या फिर और टू एंड जैकिंग, है ना, टू एंड जैकिंग। सारा कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये टू एंड जैकिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। एल इफेक्टिव हो गया, एक्सेंट्रिसिटी टू केबल हो गया, और ये पैराबोलिक टेंडन हो गया। ओके, नाउ इस पे जो लाइव लोडिंग की मैग्नीट्यूड है, लाइव लोड, इसकी वैल्यू गिवन है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये डेटा आपको गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की जो वैल्यू है ये गिवन है 30 × 10⁻³ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ टोटल एंकरेज स्लिप, नेक्स्ट डेटा, टोटल एंकरेज स्लिप की जो वैल्यू है ये आपको गिवन है 3 mm। क्लियर है? यहां तक लिख लिया सभी ने? आगे लिखिए। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील जो आपको कंसिडर करना है, इट इज इक्वल टू 3%। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ डेटा गिवन है, जैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 0.5 आपको कंसिडर करना है, के का वैल्यू जो है इसको कंसिडर करना है 0.0015 प्रति मीटर, क्रीप कोफिशिएंट थीटा ये कंसिडर करना है 1.6। ठीक है, और एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, चूंकि ये पोस्ट टेंशन मेंबर है तो इस केस में कहा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस, द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस is occurring on 25th day after casting। मतलब प्री स्ट्रेस को 25वें दिन ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, इस चीज का काम कहाँ आएगा, उपयोग कहाँ करेगा ये, जब पोस्ट टेंशन मेंबर के केस में हम जब श्रिंकेज लॉस कैलकुलेट करेंगे, श्रिंकेज लॉस, तो वहां पे टी चाहिए, टी मतलब टाइम इन डेज, कब लोड ट्रांसफर किया गया, तो ये 25 हम वहां पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन में सारा डिटेल डेटा गिवन है और पूछा है कि व्हाट इज टोटल लॉस। ठीक है, ये निकालिए, फिर परसेंटेज लॉस, ये कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, ये तो डेटा मैंने इस तरह से लिख दिया, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन देखोगे ना घबरा जाओगे। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बना के दिया, ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं गिवन था, क्वेश्चन में वर्ड में गिवन है, ये डायग्राम भी हमको खुद ही बनाना है। ठीक है, सो मोटा मोटी आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया, पोस्ट टेंशन मेंबर का है, सारा डेटा गिवन है। तो चलिए अब इसका एनालिसिस अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ लॉस जो मेरा होगा वो क्या होगा, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, है ना। तो देखो पोस्ट टेंशन मेंबर में लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी इस वाले केस में 0, क्योंकि यहाँ पे लगभग एक ही टेंडन है ना, एक या दो जितने भी टेंडन होंगे इन सभी को एक ही साथ टेंशन अप्लाई किया गया, ये साइमल्टेनियस टेंशनिंग का केस है।
इट इज ए केस ऑफ साइमल्टेनियस टेंशनिंग। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि सक्सेसिव टेंशनिंग किया गया टेंडन का, तब तक आपको ये बात नहीं कंसिडर करनी है। तब तक हम यही मान के चलेंगे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस टेंशनिंग। तो अंडर केस ऑफ साइमल्टेनियस टेंशनिंग द लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, है ना, इज जीरो। ओके, क्यों? साइमल्टेनियस टेंशनिंग ऑफ टेंडन, ये आपका रीजन हो गया ऑफ टेंडन। क्लियर है? तो चलिए अब सेकेंड टाइप ऑफ लॉस हमको कैलकुलेट करना है, लॉस ड्यू टू क्रीप, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा ये बताओ, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो लॉस इक्वल टू m इंटू थीटा इंटू एफ सी, या फिर थीटा एम एफ सी, एक ही बात है ना, उलट पुलट के लिख दिया। सो यहाँ पे जो एफ सी का वैल्यू है, ठीक है, ये जो एफ सी का वैल्यू है, व्हाट इज दिस एफ सी? दिस इज द स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन। ठीक है, यही आपका बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन इस केस में चूंकि ये पैराबोलिक टेंडन है, तो यहाँ पे वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी के साथ है, तो एंड पर एक अलग ही स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा, और सेंटर पे जहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी आपको मिल रही है पैराबोलिक टेंडन में, वहां पे एक अलग ही स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा। सो हम दोनों कंडीशन पे, दोनों क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस कैलकुलेट करके फिर उसका एवरेज वैल्यू किसी तरह से निकाल के यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे का कैलकुलेशन, ये सब चीज थ्योरी में वैसे डिस्कस्ड है। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्रीप ऑफ कंक्रीट को जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके कारण जो लॉस कैलकुलेट करेंगे, उस दौरान जो एफसी का वैल्यू हम निकालना है हमको, ये तो हमको पता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमको क्रीप के लिए निकालना है। सो क्या इसमें, चूंकि क्वेश्चन में मेरा डेड लोड कैलकुलेशन करने का भी उपाय दिया हुआ है और लाइव लोडिंग का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो क्या मैं लाइव लोडिंग का इफेक्ट कंसिडर करूंगा? नो, लाइव लोडिंग का इफेक्ट को इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाइव लोड एक तरह का परमानेंट लोड नहीं है, और लाइव लोड के कारण क्रीप नहीं होगा। इसलिए लाइव लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आएगी कंक्रीट में, उस चीज को हमको कंसिडर नहीं करना है। तो केवल हम स्ट्रेस किसके कारण कैलकुलेट करेंगे? प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस के कारण, और इंक्लूडिंग डेड लोड इफेक्ट। इसके कारण जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा कंक्रीट में, एफसी, वो वैल्यू थीटा इंटू एम मॉडुलर रेशियो निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू दिया है तो केवल एफसी कैलकुलेट करना है, एफसी निकाल लेंगे तो हम लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट लॉजिक सारा समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग किया जा रहा है। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू क्रीप के अंदर सबसे पहले एक नोट बना के लिखिए कि लाइव लोडिंग या फिर लाइव लोड इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड because it is not permanent load। ठीक है, आगे तो डेड लोड का इफेक्ट हमको कंसीडर करना होगा, तो हमको डेड लोड कैलकुलेट करनी होगी कि नहीं। तो डेड लोड कैसे निकालेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यूनिट वेट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 0.4 इंटू 0.75 इंटू 24। अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा? समथिंग देखिए आपको मिलेगा ये वैल्यू 7.2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो दिस इज योर डेड लोड। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड विल बी एट सेंटर एट मिड स्पैन। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका वैल्यू W डेड लोड इंटू L स्क्वायर बाई 8।
इक्वल टू 7.2 इंटू 8.5 का स्क्वायर ना, इफेक्टिव लेंथ कितना 8.5 डिवाइडेड बाई 8, तो दिस बेंडिंग मोमेंट यू विल बी गेटिंग एज 65.02 किलो न्यूटन मीटर। तो आपने बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया। चलो तो अब FC का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो FC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो यार, जो केबल प्रोफाइल है वो कैसा है, पैराबोलिक है, और एट सपोर्ट एक्सेंट्रिसिटी 0 एंड एट मिड स्पैन पे एक्सेंट्रिसिटी आपको 200 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक FC1 निकलेगा, इधर एक FC2 निकलेगा, है ना। फिर दोनों का वेरिएशन जो है, इन दोनों स्ट्रेसेस का, इसका वेरिएशन को हम पैराबोलिक एज्यूम करेंगे, एंड आफ्टर एज्यूमिंग द पैराबोलिक वेरिएशन वी विल कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, एंड उस एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को यूज करेंगे कैलकुलेशन में अपना। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। तो दिस इज योर टेंडन, तो एट सपोर्ट जो आपका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और एक्सेंट्रिसिटी कितना है केबल को, 0। एक्सेंट्रिसिटी टू केबल इज 0। तो जो स्ट्रेस वेरिएशन होगा एट सपोर्ट पे P/A, एकदम कंप्रेसिव, P/A मीन्स आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना गिवन है, 1600 किलो न्यूटन। तो 1600 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 400 इंटू 750, it will be equal to 5.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड सेक्शन हम कंसिडर करते हैं मिड स्पैन वाला, जहां पे केबल पर एक्सेंट्रिसिटी है 200 mm। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, दिस इज योर केबल एंड दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू 200 mm। तो देखो जो डेड लोड का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को एट सपोर्ट पर जब स्ट्रेसेस लिख रहे हैं तो उसमें कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे डेड लोड कुछ है ही नहीं। लेकिन मिड स्पैन पे जब हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे तो डेड लोड का भी इफेक्ट आएगा। तो मिड स्पैन पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे इस वाले सेक्शन पे, इसको मैं कहता हूँ FC1, जो पहले कैलकुलेट किया था। अब मैं निकालूंगा FC2। इसको निकालने के लिए किन किन चीज़ों को ऐड करूंगा मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले जो डिफरेंट स्ट्रेसेस होंगे कौन कौन से होंगे, एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस प्लस P/A। लेट्स सपोज दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू दिस CG, तो इसमें ऐड करना होगा हमको क्या, ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए एक हॉगिंग मोमेंट आएगी उसका इफेक्ट, जिसके कारण बॉटम फाइबर में कंप्रेशन, टॉप फाइबर में टेंशन। ओके, तो ये जो स्ट्रेस हमको है ये कैलकुलेट करना एट लेवल ऑफ टेंडन। तो इस जगह पे यहाँ से एट दिस वैल्यू ऑफ E, तो ये हम कैसे निकालेंगे ये स्ट्रेस का वैल्यू इस पॉइंट पे, वी कैन कैलकुलेट इट एज P इंटू E डिवाइडेड बाई I इंटू एक्सेंट्रिसिटी E। इसी के साथ प्लस आपका इसमें सैगिंग इफेक्ट हो जाएगा डेड लोड का। सैगिंग इफेक्ट कहने का मतलब है टॉप फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में टेंशन। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड डिवाइडेड बाय I इंटू E। समझ गया। तो FC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/A प्लस PE स्क्वायर बाई I माइनस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाई I इंटू E। समझ गया यहाँ तक, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, सब वैल्यू पता है। तो FC2 इक्वल टू 1600 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400 गुना 750 प्लस 1600 इंटू 10⁻³ गुना 200 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 400 इंटू 750 का क्यूब बाई 12, BD क्यूब बाई 12, और कुछ नहीं, माइनस 65.02। ये किलो न्यूटन मीटर में था, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁶ इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 750 का स्क्वायर बाई 2, सॉरी क्यूब बाई 2, 12। तो FC2 का वैल्यू कितना आया? 8.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो स्ट्रेसेस है इसकी वेरिएशन को हम पैराबोलिक एज्यूम करते हैं। तो ये आपका FC1 है, दिस इज योर FC2। तो एवरेज वैल्यू ऑफ FC इक्वल टू FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। फॉर्मूला याद है? नहीं है तो याद कर लो। 5.33 प्लस 2/3 8.96। देखो यार, मैं आप सभी को अपना छोटा भाई जैसा ट्रीट करता हूँ, ठीक है। 5.33 7.75 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखो सबका आ रहा है यहाँ तक, आ ही रहा होगा, ठीक है। आ गया सबका? ओके, इरेज करता हूँ, लिख लीजिए, छाप लीजिए। सो लॉस इक्वल टू थीटा MFC, थीटा इक्वल टू 1.6 गिवन है क्वेश्चन में। m का वैल्यू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है स्टील का और कंक्रीट का। तो m इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻³ इंटू 7.75। So this loss you are getting as 82.67 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझ गए कितना खतरनाक लॉस है? बहुत ज़्यादा है ना। मतलब 1600 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का तो P इनिशियल क्वेश्चन में गिवन है, और P नॉट वो भी गिवन है कितना? 1600 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का। अब इस स्ट्रेस में से इतना का स्ट्रेस आपका क्रिप के कारण ही लॉस हो गया। तीसरा, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। ये निकालना सिंपल है, इसका अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। श्रिंकेज स्ट्रेन कितना? 2 इंटू 10⁴ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। फॉर्मूला याद रखना है इसको, log 10 t+2 इंटू ES which will be equal to 2 into 10⁻⁴ divided by log 10 t इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 25 दिन, 25 डे, 25 + 2 इंटू 2 इंटू 10⁵। सॉल्व करिए, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 27.94 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। दिस इज द लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। नाउ और क्या होगा? फोर्थ, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। सो अभी एंकरेज स्लिप में कितना स्लिप हुआ है ये आपको गिवन है। स्लिप कितना हुआ है? डेल्टा L इक्वल टू 3 mm स्लिप हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंकरेज स्लिप के कारण लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे? एंकरेज स्लिप के कारण स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, डेल्टा L/L इंटू ES। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा L तो मेरे को पता है 3 mm है। अब ये L क्या है? इट इज नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर, है ना, यही हम कंसिडर करेंगे। तो 8.5 इंटू 10⁻³
mm इंटू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर. So this value will be equal to 70.58 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर. देखो कितना ज़्यादा है. ठीक है. फिफ्थ, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील. लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडन, ऐसे लिखिए. क्वेश्चन में गिवन है 3% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस. सो 3/100 इंटू 1600 इक्वल टू 48 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर. समझ गया यहाँ तक. अब अगला लॉस क्या है? लास्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए. सो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के कारण लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था. देखिए टू एंड जैकिंग दिया हुआ है. क्लियर है? ओके. तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा क्या? इसका फॉर्मूला क्या है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का? वीडियो कोर्स में देखो, जब हमने थ्योरी क्लासेस लिया था तो लॉस इक्वल टू निकाला था हमने P0 KX प्लस म्यू अल्फा. ठीक है. सो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो टू एंड जैकिंग के केस में पैराबोलिक टेंडन है और टू एंड जैकिंग है, तो इस केस में लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा? एट x इक्वल टू L/2. समझ में आ रहा है? एट x इक्वल टू L/2 आपका लॉस जो है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मैक्सिमम देखने को मिलेगा. सो जो मेरा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है बाबू लोग, वो क्या होना चाहिए? पॉइंट अंडर कंसिडरेशन क्या मेरा x इक्वल टू L/2 होना चाहिए? पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. सो दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा. ये थीटा कितना हमको ये निकालना पड़ेगा. ओके. ये थीटा निकाल लेंगे तो मेरा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन क्या हो गया? x क्या हो गया मेरा? L/2. तो लॉस निकालने के लिए P0 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. x का वैल्यू आपको पता चल गया. x का वैल्यू कितना है? हमको लेना है L/2. ठीक है. k का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है. देखो 0.00 समथिंग 0.0015 का कोई वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. k का कितना गिवन है? 0.0015 प्रति मीटर. ये k का वैल्यू गिवन है. म्यू का वैल्यू भी गिवन है ना, 0.5. अब अल्फा का वैल्यू टू एंड जैकिंग के केस में कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा ऐसा. और पॉइंट जहां पर जैकिंग किया गया या फिर जहां से प्री स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये लाइन आ गया. तो इनके बीच का एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा. तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल टू P/B. इस तरह से निकाल सकते हैं. या फिर चूंकि ये पैराबोलिक टेंडन है तो इस केस में ये थीटा को हम कैसे निकालेंगे? एट x इक्वल टू L/2 ही आपको ये थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. तो हम कैसे निकालेंगे देखना. इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? ये इक्वेशन बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे पैराबोलिक केबल प्रोफाइल है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या होगा? y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स h/L स्क्वायर x L माइनस x. ठीक है. तो ये जो कोऑर्डिनेट है x y, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊं आपको तो दिस इज योर x, ठीक है, एंड दिस इज योर y. मतलब ये पॉइंट आपका ओरिजिन है मान लिया मैंने. दिस इज योर ओरिजिन. तो ये x हो गया, ये y हो गया. तो y इक्वल टू 4h/L स्क्वायर x L माइनस x. सो dy/dx क्या होगा? 4h/L स्क्वायर L माइनस 2x. ठीक है. सो एट x इक्वल टू L या फिर x इक्वल टू 0 आपका dy/dx क्या होगा? इसका वैल्यू अगर निकालोगे इट विल बी -4h/L
एल होगा कि नहीं, ठीक है, -4h/l। अब ये dy/dx आपका निकल गया कितना, -4h/l। ये h की जगह आप e लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं -4e/l, -4e/l, ठीक है। नाउ अब दिस इज नथिंग बट dy/dx इक्वल टू -4e/l। इसको आप लिख सकते हो सिंपली, इट इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 4e/l सिंपली, ठीक है। सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अब ये कैसे आया, क्या आया वो छोड़िए, बस ऐसा कुछ आएगा तो आप लिख दीजिएगा। मुझे आता है, बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है वो सब चीज़। स्लोप का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। क्या है ये देखो, ये नेगेटिव में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू -4e/l। क्लियर है। सो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4e/l, वही चीज़ है। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, tan थीटा reduces टू थीटा। अब इसको भी ये tan मतलब -4e/l को मैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिखा, ये भी चीज़ देखो। जो थीटा का मेजरमेंट होता है बेसिकली, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओके। तो ये कोई लाइन है, तो x एक्सिस से एंटी क्लॉक मेजर अगर करूंगा तो ये मेरा थीटा है, ओके, स्लोप जो कि होगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है, मतलब वो कहीं दूसरे कोऑर्डिनेट में है। तो देखो ये आपका x एक्सिस दूसरे क्वाड्रेंट में है, देखो ये y एक्सिस, ओके। तो कौन से क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव स्लोप होगा, tan कौन से में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव होगा, देखो। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो x एक्सिस से मेजर करोगे, ओके, दिस विल बी योर स्लोप इन दिस केस हियर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ओके। इसलिए मैं बोला इसको रहने दीजिए, और कोई जरूरी नहीं है समझ में, इसको लिखना भी नहीं। ये सब चीज़ वैसे अगर मैथमेटिक्स में मैंने समझा दिया है, अगर आप हमारी मैथ के वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बस याद रखना कि tan थीटा इक्वल टू 4e/l हम कंसिडर कर सकते हैं ऐसा। एंड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा टेंड्स टू थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज 4e/l विच इज इक्वल टू 4 गुना 200 गुना 8.5 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 0.094। सो ये हो गया थीटा, और टू एंड जैकिंग है तो मैक्सिमम लॉस विल बी एट मिड स्पैन। मैक्सिमम लॉस जो होगा वो कहाँ पे होगा, मिड स्पैन पे होगा, मिड स्पैन। सो लॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P0 kx प्लस म्यू अल्फा, ठीक है। सो तो अल्फा इक्वल टू, इन केस ऑफ टू एंड जैकिंग, अल्फा इक्वल टू थीटा की नहीं थ्योरी क्लास में देखिए। तो P0 का वैल्यू 1600, k का वैल्यू 0.0015 इंटू एक्स का वैल्यू 8.5/2। यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि k का वैल्यू 0.0015 प्रति मीटर है, और x जो है स्पैन लेंथ है ना। तो स्पैन लेंथ कहाँ पर, L/2 मतलब 8.5/2 मीटर में, प्लस 0.35 था ना, 0.5 था, 0.35 मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 0.35 इंटू 0.094। अगर 0.5 लिखवाया तो उसको 0.35 कर दो, ठीक है। तो ये लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा, 62.84 न्यूटन प्रति mm²। तो समझ गए, इस तरह से आपको फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेट करना होगा इन केस ऑफ पैराबोलिक टेंडन। सो व्हाट इज योर टोटल लॉस, $82.67 प्लस 27.94 प्लस 70.58 प्लस 48
प्लस 62.84 दिस इज इक्वल टू 292.03 न्यूटन प्रति एम एम स्क्वायर. व्हाट इज योर परसेंटेज लॉस? 292.03 डिवाइडेड बाय 1600 गुना 100 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 18.25%. आया क्या? चेक करिए. सो इस तरह से आपका टोटल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट होगा इन केस ऑफ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन मेंबर. क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? अब चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, और एक क्या और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं प्री टेंशन के केस में, फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोस्ट टेंशन का केस में. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. ए प्री टेंशन पीएससी बीम प्री टेंशन है. ठीक है, पहले से जिसमें टेंशनिंग किया गया है. इज गिवन बिलो. क्रॉस सेक्शन नीचे दिया हुआ है, देखिए. कैलकुलेट लॉस ऑफ स्ट्रेस इन ईच केबल. हर एक केबल में लॉस ऑफ स्ट्रेस निकालिए ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली. केवल इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण. तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण जो लॉस होता है वो क्या होता है? m इंटू एफ सी, यही होता है. तो लॉस इन प्री स्ट्रेस इन ईच केबल ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग आपको निकालना है. तो आपको क्या करना होगा? m का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एफ सी का वैल्यू पता लगाना होगा एट द लेवल ऑफ टेंडन. सो मान लो जैसे यहाँ पे ऊपर वाला टेंडन गिवन है, मतलब A1 जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना. तो हमको A1 जहां पे टेंडन है वहां पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस है, इसके साथ m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो गया उसमें लॉस. समझ में आ रहा है? मतलब एट लेवल ऑफ टेंडन हमको स्ट्रेसेस के वैल्यूज को निकालना है, तो उससे इजीली अपना लॉस निकल जाएगा. तो इसमें बेसिक जो काम है अपना कैलकुलेशन का वो स्ट्रेस कैलकुलेशन में ही है. ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बना लीजिए. तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए आपको इनिशियल प्री स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है 1000 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर. ये इनिशियल प्री स्ट्रेस है. ठीक है, तो हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पहले निकालते हैं. तो P1 प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसमें मान लो इसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है यहाँ पे P1, यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है P2, इधर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है P3. तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्ट्रेस की नहीं. तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्ट्रेस मतलब 300 गुना 1000. ये 300 किलो न्यूटन हो गया. P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1000 की नहीं, तो ये 500 किलो न्यूटन हो गया. P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 700 इंटू 1000 की नहीं, तो ये 700 किलो न्यूटन हो गया. समझ गए? तो ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपको 3 स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं. ये मान लो CG वाला लाइन है, दिस इज लाइन पासिंग थ्रू दिस CG ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे एक स्ट्रेस आपको प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस P1 देखने को मिल रहा है, इधर P2 और यहाँ पे P3, ऐसा कुछ. तो ये 3 डिफरेंट प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेसेस गिवन है. तो ऐसे ही कंसिडर करके एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालूंगा. इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं, है ना. ओके, तीनों को मैं जोड़ देता हूं, उसको मैं कहता हूं P रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. तो 7 3 10 5 15 मतलब 1500 किलो न्यूटन. ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस है 1500 किलो न्यूटन, जो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रहा है. ठीक है, रिजल्टेंट ये लेट्स सपोज ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर जहां पर भी लग रहा है. दूसरा एक नया बना देता हूं. ये मान लो CG. ठीक है, CG से पास करता हुआ लाइन. अब मैं रिजल्टेंट यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन कहाँ पे बनाऊंगा? CG के ऊपर बनाऊंगा या CG के नीचे बनाऊंगा? ऑब्वियसली CG के नीचे बनाऊंगा, क्योंकि देखो CG के ऊपर एक ही लोड है 300 किलो न्यूटन का, और CG के नीचे 2 ऐसे लोड है ना. तो जो बेसिक है कि रिजल्टेंट आपका CG के नीचे से ही पास कर रहा होगा. तो लेट्स सपोज यहाँ से कहीं से रिजल्टेंट आपका पास कर रहा है, जिसको मैं कहता हूँ
पी आर। ठीक है, तो हमको ये पोजीशन निकालनी है, ये रिजल्टेंट मेरा कहां से पास कर रहा है, बस उसका एक्सेंट्रिसिटी कितना है ये निकाल लिया। इसके करस्पॉन्डिंग हम इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे जो इस तरह का ट्रेपेजोइडल फॉर्म का होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको MFC कैलकुलेट करना है, तो लॉस इन ईच टेंडन निकल जाएगा। तो मैं हर एक टेंडन लेवल पे स्ट्रेस कितना था वो कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे FC1, ठीक है, इसको FC2 कह दिया, मान लो इसको FC3 कह दिया, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ टेंडन व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, फिर M से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एट दैट लेवल आपका लॉस ड्यू टू इलास्टिक सॉर्टिंग क्या होगा ये हमको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए ये रिजल्टेंट स्ट्रेस का पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिक फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम का यूज करना होगा। तो एक बार यहाँ पे साफ साफ बनाता हूं। लेट्स सपोज कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन वाला लाइन है एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द CG ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये मेरा टॉप फाइबर है, क्रॉस सेक्शन का, ये बॉटम फाइबर है। क्लियर है? मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करता हूं कि रिजल्टेंट लेट्स सपोज यहां पे लग रहा है, इसका वैल्यू है, लेट्स सपोज कि रिजल्टेंट यहां पे लग रहा है। ओके, घर में हूं, बातचीत होते रहता है। तो ये फ्रॉम टॉप फाइबर एट y बार डिस्टेंस पे आपका रिजल्टेंट लग रहा है। हमको बेसिकली CG से कितना डिस्टेंस है ये हमको चाहिए, E R। तो ये निकल जाएगा जब हम ये y बार वंस निकाल लेंगे तो। ओके, तो यहां पे आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P1 लग रहा था, तो ये टॉप फाइबर से कितने दूरी पर लग रहा है, क्रॉस सेक्शन में देखिए, टॉप फाइबर से इसका डेप्थ है 100 mm, डायग्राम में गिवन है। यहां पे आपका P2 लग रहा है और ये P3 लग रहा है मान लो। ठीक है, तो टॉप फाइबर से P2 कहां पे लग रहा है, 300 प्लस 100 400 mm पे। टॉप फाइबर से P3 कहां पे लग रहा है, 400 प्लस और 50 450 mm पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? ठीक है, सो हमको y बार निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं PR इंटू y बार इक्वल टू, मतलब मैं रेफरेंस ले लिया इसको, टॉप फाइबर को रेफरेंस, उसके रेस्पेक्ट में सारे CG को मैंने देखा, ठीक है, और निकाल रहा हूं। तो PR इंटू y बार इक्वल टू P1 इंटू y1 प्लस P2 y2 प्लस P3 y3। तो यहां से y बार आपका कैलकुलेट किया जाएगा, P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस P3 y3 डिवाइडेड बाई P रिजल्टेंट। ओके, सो तो ये y बार इक्वल टू क्या हो गया, P1 इक्वल टू कितना है आपका, तो ये P1 का वैल्यू था 300 इंटू y1 इक्वल टू कितना आ गया, y1 था आपका 100 प्लस P2 इक्वल टू कितना था 400 नहीं 500 गुना 400 प्लस, और क्या कर दूं यार, 700 गुना 450 450 डिवाइडेड बाई क्या कर, अरे यार धूल मिट्टी आ जाता है ना पैड पे, अच्छा नहीं लगता, एक कर्कश सा आ जाता है, डिवाइडेड बाई P रिजल्टेंट का वैल्यू 1500 हो जाएगा। सो यहां से आपको y बार कैलकुलेट करो, ये निकल जाएगा 363.33 mm, मतलब टॉप फाइबर से 363.33 mm नीचे आपका P रिजल्टेंट लग रहा है। तो एक्सेंट्रिसिटी ER या ऊपर नहीं, बगल नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, एक्सेंट्रिसिटी ER का वैल्यू क्या हो जाएगा, 363.33 माइनस 300, मतलब 63.33 की नहीं,
तो जो मेरा अभी क्रॉस सेक्शन बचा, वो क्रॉस सेक्शन मेरा कैसा दिख रहा है? वो क्रॉस सेक्शन मेरा ऐसा दिखेगा। ये मान लो CG वाला लाइन है। ये टोटल डेप्थ आपका कितना था? 600 mm। ये 360 mm विड्थ, ठीक है। ये CG पॉइंट। तो आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस लग रहा है यहां पर PR क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और ये कहां पे लग रहा है? CG से 63.33 mm नीचे। समझ में आया? ओके, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रेपेजोइडल सा। ओके, ऐसा कुछ दिखेगा। सो लेट्स सपोज जो एट द लेवल ऑफ टेंडन, मतलब यहां पर, ठीक है, आपका स्ट्रेस था FC1, ये स्ट्रेस था FC2 और ये स्ट्रेस था FC3। ये लाइन है जो CG से पास कर रहा है, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू दी CG वाला लाइन। ये तो CG से ये डिस्टेंस कहां पर है बताओ? जो FC1 का लेवल है CG से वो कहां पे है? 200 mm। CG से FC2 का डिस्टेंस कहां पर है? 100 mm। CG से FC3 का डिस्टेंस कहां पर है ये बताओ? 150 mm, ठीक है। सो हमको इन लेवल पे स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर लेना, मतलब FC1, FC2, FC3 कैलकुलेट कर लेना है, तो मेरा काम बन गया। ओके, तो चलिए हम FC1 निकालते हैं पहले। नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लॉस इन केबल 1। क्या होगा? M इंटू FC1। तो FC1 इक्वल टू, देखना मेरे भाई, P रिजल्टेंट PR बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A माइनस क्यों? देखो, एक प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट के कारण, ओके, एक मूवमेंट आएगा CG के ऊपर, इसके कारण, ये रिजल्टेंट प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण, और वो मूवमेंट ऐसा है कि CG के ऊपर जो फाइबर है कंक्रीट के, उसमें टेंशन क्रिएट करेगा और CG के नीचे कंप्रेशन, तो इसलिए माइनस है ना। तो माइनस P रिजल्टेंट इंटू एक्सेंट्रिसिटी ER, ये हो गया प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट, डिवाइडेड बाई सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, हमको कहां पर निकालना है स्ट्रेस का वैल्यू, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब लेट्स सपोज ये हो गया Y1 केवल 1 के लिए, ये Y2 हो गया केवल 2 के लिए, और ये Y3 हो गया केवल 3 के लिए, इनटू Y1 का होगा, ठीक है, होगा। तो 1500 गुना 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 600 माइनस 1500 गुना 10 टू द पावर 3 बाई 360 इंटू 600 का क्यूब बटा 12 गुना 63.33 इंटू 200। तो FC1 इक्वल टू 4.012 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सो लॉस इक्वल टू 6 इंटू 4.012 इक्वल टू 24.07 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हमारा उद्देश्य क्या है इस वीडियो का, कि जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए है ना, वो सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप इन बेसिक क्वेश्चन को अगर एक बार अच्छे से किए हैं, तो सारा वैरायटी ऑफ डिफरेंट वैरायटी, जो भी वैरायटी है, उसमें इन कंसेप्ट को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस का आंसर को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 अलग अलग टेंडन था, प्री टेंशनिंग का केस था, उसमें लॉसेस निकालना है, तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन के ऊपर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के फिर डिफरेंट टेंडन लेवल पे जो ना मतलब स्ट्रेसेस का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से लॉस इन वायर 2,
लॉस इन वायर 2 हमको कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या होगा, m इंटू FC2। ठीक है, तो FC2 हमको सबसे पहले बतानी है। FC2 तो कैसे बताएंगे, देखो P रिजल्टेंट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो होगा, फिर प्लस में आ जाएगा, प्लस P रिजल्टेंट इंटू एक्सेंट्रिक ER डिवाइडेड बाई सेकेंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू Y2। तो कैलकुलेट करो कितना होगा, 1500 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाई 360 इंटू 600 प्लस 1500 इंटू 10⁻³ इंटू 63.33 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू Y2 का वैल्यू क्या होगा, Y2 इक्वल टू 100। सो FC2 इक्वल टू 8.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकलेगा। सो लॉस इक्वल टू ये कितना हो गया, 9.12 समथिंग आ जाएगा, नहीं 6 बार है ना, अरे यार 8.4 इंटू कितना आ रहा है, 6 40, ये समथिंग 50.4 आएगा क्या, इतना का लॉस आ जाएगा। समझ गया। उसी तरह से लॉस इन वायर 3 निकाल लो। लॉस इन वायर 3 कैसे, वही m इंटू FC3। तो FC3 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, P रिजल्टेंट बाई A प्लस P रिजल्टेंट इंटू E रिजल्टेंट बाई I इंटू Y3। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लॉस इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेटर में चढ़ा दो इसको, 1500 इंटू 10⁻³ बाई 360 गुना 600 प्लस 1500 गुना 10⁻³ गुना 63.33 गुना 150, Y3 कितना है 150 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 600 का क्यूब बाई 12 इंटू M6। डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा, कैलकुलेटर चढ़ा दीजिए, मतलब ये 9.14 इंटू 6 इक्वल टू 54.86 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सो इस तरह से हम लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे ऐसे केसेस में। ओके, चलिए अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग का एक सक्सेसिव टेंशनिंग है ना, क्योंकि देखो साइमल्टेनियस टेंशनिंग के कारण तो इलास्टिक शॉर्टनिंग में किसी तरह से लॉस नहीं होगा, लेकिन आप पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में जब सक्सेसिव टेंशनिंग करते हो तो वहाँ पे लॉस होता है टेंडन में ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ये चीज़ आपको बताया गया था। तो वो लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर होता भी है तो हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो उस कॉन्सेप्ट को जरा एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से डिटेल में, मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं भाइयों छोटू छोटू। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए पोस्ट टेंशन PSC beam is provided with एक मिनट, is provided with
3 cable as shown in figure. फिगर बताएंगे। मॉडुलर रेशियो m इक्वल टू 6.5 गिवन है। सेक्शन साइज आपको गिवन है 300 इंटू 500 mm। एरिया ऑफ ईच वायर या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच केबल ये आपको गिवन है 500 mm स्क्वायर। इनिशियल स्ट्रेस इन ईच वायर ड्यू इनिशियल स्ट्रेस इन ईच वायर ये कितना गिवन है? ये भी गिवन है आपको 1200 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का। करंट चली गई है, रात है। कैलकुलेट लॉस ऑफ स्ट्रेस इन ईच वायर ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। कैलकुलेट लॉस ऑफ स्ट्रेस इन, देखो हेलीकॉप्टर जैसा पंखा ऑन हुआ। लॉस ऑफ स्ट्रेस इन ईच वायर ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली। ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ओनली। और यहाँ पे ये भी बात बताया गया है कि पहला केबल, फर्स्ट केबल इज टेंशन फर्स्ट, मतलब पहले केबल में पहले टेंशनिंग किया गया एंड थर्ड केबल इन लास्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए जो केबल है कैसा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का ये बात कर रहा है। अच्छा, ये सब चीज भी पूछा जा सकता है। लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करते वक्त हम डेड लोड को कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। क्रीप के लिए डेड लोड, लाइव लोड क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। ये मान लो वो लाइन है जो इसके सीजी के थ्रू से पास कर रहा है। दिस इज दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। नाउ सबसे पहले ऐसा एक टेंडन बनाओ, एक पैराबोलिक टेंडन है ऐसा कुछ। ओके, एक ऐसा पैराबोलिक टेंडन है। दूसरा और एक पैराबोलिक टेंडन है, लेकिन वो सीजी से शुरू हो रहा है। और ये दोनों टेंडन कुछ ऐसा है कि सेंटर पे एक्सेंट्रिसिटी एकदम सेम, ऐसा कुछ। तीसरा एक स्ट्रेट केबल है, एकदम सीधा का सीधा, ऐसा कुछ। जस्ट ए मिनट यार। मतलब ये तीनों टेंडन की जो एक्सेंट्रिसिटी है ना, वो एक पॉइंट पे सेम ही है, कहने का ये मतलब है। ये तीन केबल समझ में आया आपको? ठीक है, मतलब यहाँ सेंटर पे तीनों केबल का एक्सेंट्रिसिटी सेम है, E इक्वल टू 120 एट सेंटर। ओके, ये पहला वाला आपका केबल 1 है, हरा वाला केबल 2 है, और सबसे नीचे जो बनाया पर्पल वाला जो स्ट्रेट टेंडन है, ये केबल 3 है। पहला वाला केबल का सीजी से जो एक्सेंट्रिसिटी है कॉर्नर पे, सपोर्ट पे, अपवर्ड, इट इज 60 mm। दूसरा वाला टेंडन तो सीजी से ही शुरू हो गया, दोनों एंड पे देखो। तीसरा वाला टेंडन स्ट्रेट गया ऐसा, ठीक है। दिस इज योर डायग्राम।
तब अब इसमें कहता है कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग निकालिए, पोस्ट टेंशन मेंबर है, और ऐसा करिए कि सबसे पहले पहला टेंडन को टेंशन किया गया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो ऐसा। ओके, सो देखो, जब हम सबसे पहले मतलब केबल वन को, ठीक है, टेंशनिंग ऑफ केबल वन पहला लिखो। जब हम टेंशनिंग कर रहे हैं ऑफ केबल वन, तो मेरे को ये बताओ किसमें लॉस होगा, क्या होगा? किसी भी वायर में लॉस होगा? नो लॉस इन एनी वायर, एनी केबल, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। समझ में आया? सेकेंड, लेकिन अगर मैं टेंशनिंग करूंगा केवल 2 का, टेंशनिंग ऑफ केबल 2, तो आपको लॉस मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा? अगर केबल 2 का मैं टेंशनिंग करूंगा, लॉस इन केबल 1 होगा। ठीक है, केबल 1 में लॉस हो जाएगा। तो चलो, ये केबल 1 में जो लॉस है वो हम निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे फिर? तो देखो कैसे निकालेंगे। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग निकालने का फॉर्मूला तो मेरे पास वही एक ही है। कौन सा? लॉस इक्वल टू एम इंटू एफ सी, यही फॉर्मूला है। लेकिन अब देखो, अगर मैं केवल 2 का टेंशनिंग करूंगा तो केवल 2 को कंसीडर करके ओके मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा क्रॉस सेक्शन में, और एवरेज स्ट्रेस निकालूंगा इन क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ केबल 1, एट द लेवल ऑफ केबल 1, फिर एम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इतना। नहीं समझ में आया? देखो, बात सुनो और चीज को देखो। देखो, ये मान के चलो कि हम केवल 2 को टेंशनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल मेंबर का, और जो मेरा केबल 2 है वो कैसा है? इस तरह का एक पैराबोलिक टेंडन है कि नहीं? क्लियर है? तो केवल 2 का हम टेंशनिंग करेंगे, मतलब ये टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अब मेरे को स्ट्रेसेस जो कैलकुलेट करना होगा वो मेरे को करना होगा एट द पोजीशन ऑफ केबल 1। ओके, इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे देखो, वेयरिंग एक्सेंट्रिसिटी वाला केस है कि आपका एंड पर भी एक्सेंट्रिसिटी 0 है। यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी आपका 0 है, लेकिन इधर एक्सेंट्रिसिटी 120 है कि नहीं सेंटर पे। तो एक्सेंट्रिसिटी आपका वेरी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे केसेस में जो हम एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? FC1 FC2 निकालने के बाद फिर पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकालते हैं कि नहीं। तो एट सपोर्ट, ठीक है, जो केबल है उसका एक्सेंट्रिसिटी तो 0 है ही, ठीक है, उसका एक्सेंट्रिसिटी तो 0 है ही। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट सपोर्ट क्या होगा? आपका P/A, सिंपली दिस विल बी योर P/A। तो देखो, अब ये P/A से हमको क्या पता चलेगा एट सपोर्ट? FC1 का वैल्यू पता चलेगा। FC1 अब किसके लिए? देखो, जब हम टेंशनिंग ऑफ केबल 2 कर रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है केबल 1 में, केबल 1 में। तो एट द लेवल ऑफ केबल 1 हमको FC1 निकालना है। समझ गया? एट द लेवल ऑफ केबल 1 हमको FC1 निकाल लेना है। बात क्लियर हुई? बात बुझाया यहाँ पे? ठीक है। तो ये FC1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, P/A, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P/A। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस 1200 गुना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है, देखो 500 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500, 300 इंटू 500। तो ये इधर खत्म, ये इधर खत्म, 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो ये निकल गया FC1। उसी तरह से FC2 निकालने के लिए क्या करना होगा? इस सेंटर पे, है ना, सेंटर पे आपको सेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालनी होगी। तो सेंटर पे जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसमें जो एक्सेंट्रिसिटी मेरे को दिख रही है केबल नंबर 2 में,
वो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है 120 mm, और केबल नंबर 1 भी इसी लेवल पे है, केबल नंबर 1 भी इसी लेवल पे है। तो जो मुझे स्ट्रेस चाहिए होगी, ठीक है, वो भी इसी लेवल पे चाहिए होगी। ओके, तो इस लेवल पे अगर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो कैसे बनेगा, ये एक देखो यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस P/A, फिर प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा इसमें, टॉप फाइबर में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, माइनस प्लस, इस तरह से एक रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। ये कैसे निकालेंगे, P/E/I/Y, ठीक है। फिर एक रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा ट्रेपेजोइडल इस टाइप का। सो मेरे को यहाँ से FC2 निकाल लेना है, यही 120 वाले लेवल पे, क्योंकि केबल नंबर 1 भी यही लेवल पे है, तो यहाँ पे FC1 निकल जाएगा मेरा। ये समझ में आया जैसा पहले करते आ रहे हैं। तो ये FC1 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी FC1 बोल रहा हूँ, FC1 तो निकाल दिया ना, FC2 इसको मैं साफ साफ बना देता हूँ। क्या जाता है यार, 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा। एक्चुअली पेंसिल मोटा रहता है ना, तो फिर दिक्कत आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंसरिंग ऑफ केवल 2 कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं एट द लेवल ऑफ टेंडन 1, क्योंकि लॉस उसमें हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? लेकिन स्ट्रेस जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम टेंडन 2 के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। ये आपका एक्सेंट्रिसिटी 120 mm, ये आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है टेंडन 2 में, मान लो, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड है P। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर प्लस P/A, फिर प्लस आपका एक टेंशन, दूसरा कंप्रेशन, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू ई प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट बाय I इंटू Y, Y मतलब E। एक्चुअली क्या आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एट द लेवल है ना ऑफ टेंडन 1। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ Y। तो इसका एक रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाएगा जो कि ट्रेपेजोइडल बनेगा। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, FC2 का वैल्यू। सो दिस FC2 इक्वल टू P/A प्लस P इंटू E/I इंटू Y। समझ गए? ठीक है, तो कैसे निकालोगे, P कितना है 1200 गुना 500 डिवाइडेड बाय 300 गुना 500 प्लस 1200 गुना 500 गुना 120, या फिर 120 का स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्टली, 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I 300 इंटू 500 का क्यूब बाय 12, तो इक्वल टू 6.76 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो देखो अब स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो कैसा है, पैराबोला हम एज्यूम करते हैं कि नहीं, ऐसा। यहाँ पे FC1 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का, और ये FC2 6.76 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का, ठीक है। अब ये एट ओवर डिस्टेंस L/2 हमने ये वेरिएशन देखा है। सो FC इक्वल टू जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो होगा FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 2/3 6.76 माइनस 4 इक्वल टू 5.84 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन वायर 1, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन केबल 1
m इंटू एफ सी इक्वल टू 6.5 इंटू 5.84। ये कितना आ गया 37.97 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो ये था कहानी टेंशनिंग ऑफ केबल 2 का। अब हमको लास्ट कहानी देखना है किसका, टेंशनिंग ऑफ केबल 3। जब हम केबल 3 में टेंशन अप्लाई करेंगे, टेंशनिंग ऑफ केबल 3, तो केबल 3 में टेंशनिंग अप्लाई करने के कारण आपका केबल 3 में नो लॉस होगा, केबल 3 में नो लॉस, ठीक है, इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होगा। बट आपका लॉस कहाँ हो जाएगा, केबल 1 एंड केबल 2 दोनों केबल में लॉसेस होंगे, लॉसेस विल अकर। तो ये हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अगेन वेरी सिंपल। हम कैसे निकालेंगे, अगेन वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले चलो हम टेंशनिंग ऑफ केबल 3 के कारण आपका लॉस निकालते हैं, किसमें लॉस निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे चलो केबल 1 के केस में, ठीक है। तो देखो जो केबल 3 है ये देख लो तुम पहले स्पैन में, ये कहाँ पर है केबल 3, केबल 3 है आपका जो लाइन पास कर रहा है फ्रॉम सीजी, उससे एक कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी पर, कितना का एक्सेंट्रिसिटी है 120 mm का एक्सेंट्रिसिटी है, 120 mm पे एक कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी पे केबल 3 जो है एक तरह का स्ट्रेट टेंडन है। कैसा टेंडन है केबल 3, आपका स्ट्रेट टेंडन, सीधा टेंडन, ठीक है। अब ये सीधा जो टेंडन है, अब इस केस में कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, सबसे पहले किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप स्ट्रेसेस कैसे निकाल लोगे, चलो बताते हैं। सबसे पहले हम लॉस इन केबल 1 निकालते हैं ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ केबल 3। लॉस इन केबल 1, ओके, टेंशनिंग ऑफ केबल 3। तो हम यहाँ पे केबल सबसे पहले केबल 1 और केबल 3 को ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों का खेल अभी देखना है। ओके, तो देखो यार, ये आपका केबल 1 है और ये आपका केबल 3 है, सॉरी ये केबल 3 और ये केबल 1। तो हम टेंशनिंग अप्लाई कर रहे हैं केबल 3 में P, ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे एट द लेवल ऑफ केबल 1। तो देखो केबल 1 में जब स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे क्रॉस सेक्शन के अंदर, मतलब क्रॉस सेक्शन के अंदर एट द लेवल ऑफ केबल 1 जब हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे, तो एट सपोर्ट आपको यहां पर स्ट्रेस फाइंड करना होगा इस पॉइंट पे, मतलब ये मान लो सीजी वाला लाइन है, ठीक है, दिस इज लाइन पासिंग थ्रू दिस सीजी। तो एट सपोर्ट सीजी से ऊपर फाइंड आउट करना होगा, एंड एट मिड स्पैन, ठीक है, एट एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 120 mm आपको स्ट्रेसेस फाइंड करने होंगे। तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस निकलेगा वो होगा FC1, और यहां जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस निकलेगा वो होगा FC2। सो FC1 और FC2 को यूज करके एक एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे, फिर m के साथ मॉडुलर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा लॉस इन प्री स्ट्रेस इन केबल 1 ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ केबल नंबर 3। समझ में आ रहा है। और स्ट्रेस एनालिसिस करने के लिए हम केबल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। ये मान के चलेंगे कि केवल मतलब ओनली केबल नंबर 3 के कारण मेंबर में स्ट्रेसेस हैं अभी। समझ में आ रहा है, बात को समझे क्या। सो देखो, तो एट सपोर्ट अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो एट सपोर्ट ये मेरा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आपका एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P एट एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू 120 mm,
ठीक है। तो एट सपोर्ट स्ट्रेसेस निकालेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एट सपोर्ट वो मेरा क्या होगा, एक तो देखिए सबसे पहले एक तो पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस P बाई ए का, P बाई ए। फिर इसमें प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट का इफेक्ट, प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट के कारण टॉप फाइबर में आपका टेंशन जाएगा, बॉटम में कंप्रेशन जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस। फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, ट्रापेजोइडल टाइप का, इस तरह का कुछ। अब इसमें मेरे को FC1 निकालना है एट द लेवल ऑफ केबल 1, मतलब यहां पर CG से ऊपर, ये मान लो XX है वो, मतलब CG वाला सेक्शन है, CG लिख देता हूं डायरेक्ट, तो CG से ऊपर, तो इसको मैं कहता हूं FC1। तो ये FC1 को निकाल लेना है एट सपोर्ट। तो कैसे निकालेंगे इस FC1 को, तो देखिए FC1 इक्वल टू P बाई ए, फिर माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यों होगा, क्योंकि CG से ऊपर आपका टेंशन आ रहा है, तो प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा CG से ऊपर आपका टेंशन में होगा, तो FC1 के लेवल के करस्पॉन्डिंग टेंशन में रहेगी। तो माइनस P इंटू ई बाई आई इंटू वाई। ओके, तो अब ये y का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 60 mm, जो एक्सेंट्रिसिटी है केबल 1 में CG पर। तो P का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू वही 1200 गुना 500, क्योंकि हर एक केबल का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 500 है, 1200 गुना 500 माइनस 500 गुना 300 माइनस 1200 गुना 500 गुना 120 बाई 500 इंटू 300, 500 का क्यूब इंटू 300 बाई 12 गुना 60। तो यहां से ये FC1 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 2.61 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया FC1। ओके, केबल 1 के लिए निकाल रहे हैं हम। फिर FC2 अगर निकालेंगे केबल 1 के लिए तो कितना होगा FC2, देखो केबल 1 के लिए FC2 मतलब यहां पे एट मिड स्पैन। ओके, तो FC2 फॉर केबल 1 लिखूंगा, अगर इक्वेशन देखो P बाई ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट के कारण न्यूट्रल एक्सिस से बिलो कंप्रेशन में है, तो P इंटू ई तो रहेगा बाई आई रहेगा, इंटू फिर से E आ जाएगा। ये सब पार्ट हमने एनालिसिस में कवर कर लिया है बच्चा लोग, ठीक है, ये सब पार्ट हमने एनालिसिस में कवर कर लिया है। ओके, तो अच्छा ये देखो, ये केबल 1 के लिए FC2 ये होगा, ठीक है, और केबल 2 के लिए भी FC2 यही होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे, बाद में जब केबल 2 के लिए लॉसेस निकालेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन कम हो जाएगा मेरा, बताऊंगा आगे, जैसे जैसे इक्वेशन लिखूंगा समझ में आएगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, निकाल लो पहले, मतलब 1200 गुना 500 डिवाइडेड बाई 500 गुना 300, फिर प्लस 1200 गुना 500 गुना 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300 गुना 500 का क्यूब बाई 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका समथिंग 6.76 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। सो एवरेज स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ टेंडन 1 ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ऑफ पोस्ट टेंशनिंग ऑफ केबल नंबर 3, ये FC1 ये FC2 इक्वल टू FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। देखो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है पूरे न्यूमेरिकल में, तो FC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.61 प्लस 2/3 6.67 माइनस 2.61 इक्वल टू 5.37 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर।
So loss due to elastic shortening in cable number 1 due to tensioning of cable 3. केबल 3 कितना हो जाएगा, MFC 6.5 इंटू 5.37, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 5.37 34.905 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया? अब चलिए फटाफट एक पार्ट और बची है इसमें, उसको भी कैलकुलेट कर लिया जाए। लॉस इन प्री स्ट्रेस आज क्या हो गया है, ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ केबल 3 इन केबल 2। ठीक है, तो यहां पर केबल 3 और केबल 2 का कहानी हम देखेंगे। तो ये आपका केबल नंबर 3 है और ये आपका केबल नंबर 2। सो केबल 3 में जब आप टेंशनिंग अप्लाई करोगे तो इसके कारण केबल नंबर 2 में कितना लॉस होगा ये निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट, मतलब एनालिसिस जो होगा, मतलब जो प्री स्ट्रेस आ रही है मेंबर के ऊपर, वो केबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन हम क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस निकालेंगे वो एट द लेवल ऑफ केबल 2 निकालेंगे। तो ये लाइन है जो सीजी से पास कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू दिस सीजी। सो देखो यहाँ पे एट सपोर्ट आपका FC1 निकल जाएगा और यहाँ पर एट सेंटर आपको FC2 निकल जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ FC1 इक्वल टू क्या होगा केबल नंबर 2 के लिए, डायरेक्टली P/A। क्यों, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी कितना है, 0। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका डायरेक्टली P/A। तो P/A इक्वल टू कितना है, 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, P/A कितना है, 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। सिमिलरली FC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC2 इक्वल टू P/A प्लस P इंटू E बाई I इंटू E, यही होगा। तो इसको देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था 6.67 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को, अंदर ही अंदर कंसेप्ट एनालिसिस का। ठीक है, सो एवरेज स्ट्रेस कैसे निकल जाएगा, एकदम पैराबोलिक वाला कॉन्सेप्ट। मतलब ये ऐसा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6.67। सो FC इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 2/3 इंटू 6.67 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 5.84। सो लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस इक्वल टू आ जाएगा आपका MFC इक्वल टू 6.5 इंटू 5.84 इक्वल टू 37.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी लॉस की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम टोटल लॉस निकाल लेते हैं। टोटल लॉसेस, सबसे पहले केबल 1 में टोटल लॉस कब हुआ, टेंशनिंग ऑफ केबल 2 के टाइम पे हुआ एंड टेंशनिंग ऑफ केबल 3 के टाइम पे हुआ। टेंशनिंग ऑफ केबल 2 जब आप किए तो उसमें टोटल लॉस कितना हुआ, 37 पॉइंट सबसे पहले कैलकुलेशन किए थे 97। ये ड्यू टू केबल 2 प्लस 34.905 ये ड्यू टू केबल 1।
ठीक है, तो ये टोटल लॉस कितना हो गया 72.875 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? नाउ टोटल लॉस इन केबल 2, केबल 2 में केवल टेंशनिंग ऑफ केबल 3 के कारण लॉस मिला, जिसका मैग्नीट्यूड है 37.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा लॉस किसमें हो गया? केबल नंबर, ये ड्यू टू केबल 3। तो सबसे ज्यादा लॉस किसमें हुआ? केबल 1 में, है ना। उसके बाद केबल 3 में, सॉरी केबल 2 में, मतलब ये लॉस बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सक्सेसिव टेंशनिंग के केस में, है ना, किसमें सबसे ज्यादा लॉस होगा? तो लॉस हमेशा ऑलवेज जिसका टेंशनिंग पहले किया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा लॉस होगा, और जिसका टेंशनिंग लास्ट में किया गया उसमें कोई भी तरह का लॉस नहीं होगा। जैसे केबल नंबर 3 में किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, केबल 3 नो लॉस। समझ में आया? केबल 3 में किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। तो ये चीज को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। होप कि वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, पढ़िए सब कुछ। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। डाउट आता है तो 7008 420 353 पे संपर्क करना है।